आज हम लोग मॉडर्न फिजिक्स 2 आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। मॉडर्न फिजिक्स 2 के अंदर हम न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम लोग न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री में सारी चीज़ें आप लोग पढ़ ही चुके हैं, है ना। सिर्फ डेफिनेशंस जो है हम लोग थोड़ा बहुत रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की ओर बढ़ेंगे। देखिए, हम लोग न्यूक्लियस के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। न्यूक्लियस का जो डिस्कवरर था, ठीक है, एक एक पॉइंट करके आप लिखते चलिए, है ना। न्यूक्लियस के बारे में सबसे पहले हम लोग कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, है ना। पॉइंट नंबर 1, डिस्कवरर जो था इसका रदरफोर्ड था, है ना। पॉइंट टू, है ना। पहला पॉइंट लिखिए ए, डिस्कवरर रदरफोर्ड। पॉइंट बी, ए हो गया डिस्कवरर। पॉइंट बी, अब हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात कर लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स आप जानते हैं कि न्यूक्लियस के जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, है ना, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, है ना। न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं, ठीक है, तो इसका जो डिस्कवरर था प्रोटॉन की जो डिस्कवरी की थी वो जे, है ना। याद रखने की वैसी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, चैडविक ने की थी, है ना। और अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो आप जानते हैं कि जो न्यूट्रॉन है उस पर चार्ज नहीं होता और उसकी जो मास होती है, ये न्यूट्रॉन का जो डिस्कवरी है, मैंने गलती से प्रोटॉन लिख दिया है ना। न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी है ना, वो जे चैडविक ने की थी, ठीक है। और न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता और मास जो होता है न्यूट्रॉन का, वो आप जानते हैं कि 1.674928 इंटू 10⁻⁻27 kg होती है, ठीक है। आप यहाँ तक भी याद रखें तो चल जाएगा काम, ठीक है। प्रोटॉन, नेक्स्ट प्रोटॉन की जो डिस्कवरी की थी, ठीक है, वो गोल्डस्टीन ने की थी, डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन। अब नहीं भी याद रखें तो चल जाएगा काम, ठीक है। आप जानते हैं कि प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर जो होता है, जैसे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और जो मास होती है प्रोटॉन की mp, वो बराबर होती है 1.672623 इंटू 10⁻⁻27 kg की, ठीक है। आप देख सकते हैं कि जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है वो मास ऑफ प्रोटॉन से ज़्यादा होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन के मास से, आप देख सकते हैं कि न्यूट्रॉन का मास इज ग्रेटर देन व्हाट, मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जब भी हम किसी एटम को रिप्रेजेंट करते हैं तो एटम को रिप्रेजेंट करने का तरीका है XAZ, ठीक है। या इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, XAZ, क्लियर। X जो है वो एटम का सिंबल हो गया, जैसे कार्बन के लिए C, है ना। Z जो है वो है एटॉमिक नंबर, ठीक है। Z जो है वो एटॉमिक नंबर कह लें या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कह लें। Z इज एटॉमिक नंबर, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, है ना, Z एटॉमिक नंबर हो गया या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कह लें। A एटॉमिक मास नंबर, A इज एटॉमिक मास नंबर। तो A जो है मास नंबर है, ठीक है। और ये नंबर ऑफ प्रोटॉन Z हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना, आप जानते हैं। और A जो है वो एटॉमिक मास नंबर है, यह है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। ये हो गया A, क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखिए एटॉमिक मास नंबर, इसको 1 AMU भी कहते हैं, 1 AMU। ये बराबर होता है 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 6, ठीक है। मतलब आप एक C12 एटम को उठाएं और उसका 1/12 निकालें। आप एक C12 को उठाएं और एक एटम को, है ना, उसका 1/12 निकालें, है ना। देखिए बेसिकली ये एवरेज वैल्यू है। आप ध्यान से अगर देखें
तो इसमें 12 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं, है ना। 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। तो आप सब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के मास को आप ऐड कर रहे हैं और उसका 1/12 निकाल रहे हैं आप, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है लगभग 1.6603 इंटू 10⁻⁻27 kg आती है 1 AMU, है ना। और अब आप ये कह सकते हैं, है ना, कि मान लीजिए जैसे मान लीजिए अगर किसी न्यूक्लियस में दो ये हैं उसकी ये है दो न्यूक्लियॉन्स हैं, है ना, एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। तो आप कह सकते हैं कि उसका जो मास होगा वो 2 AMU के बराबर होगा, है ना। 1 AMU मतलब 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन, ठीक है। तो 12 न्यूक्लियॉन का मास जो है, ठीक है, 12 न्यूक्लियॉन का जो मास है वो 12 AMU है। तो 2 AMU का जो मास होगा वो 2 AMU होगा। मतलब बेसिकली हम एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन दोनों के मास को नियरली इक्वल कंसीडर करते हैं, एवरेज वैल्यू, है ना। 1 AMU हम कह सकते हैं 1 AMU इज नियरली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन एंड दैट इज नियरली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन दैट इज इक्वल टू 1 AMU, ठीक है। ये एवरेज वैल्यू हम लोग ले सकते हैं। नेक्स्ट हम कुछ डेफिनेशंस पे बात कर लेते हैं, ठीक है। पहला डेफिनेशन आप लिखें आइसोटोप्स। पहला आइसोटोप्स, ठीक है। The nucleus having the same number of protons but different number of neutrons are called isotopes. मतलब x है और ये y है, ठीक है। तो z जो होगा दोनों का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो सेम होगा, लेकिन इसका a होगा तो इसका a' होगा, है ना। जो मास नंबर होंगे दोनों के वो डिफरेंट होंगे, लेकिन एटॉमिक नंबर जो दोनों का होगा वो सेम होगा। तो आप जानते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो z पे डिपेंड करती हैं, है ना, a पे डिपेंडेंट नहीं होती। तो दोनों का जो नेचर होगा वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइसोटोन्स, ठीक है। लिखिए न्यूक्लियस विद द सेम न्यूट्रॉन नंबर but different atomic number are called isotones. Nucleus with the same neutron number but different atomic number Z are called isotones, ठीक है। जैसे मान लीजिए X है, X Z1 A Y Z2 A, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि A - Z1 है ना और A - Z2 दोनों में है ना जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो भी डिफरेंट, हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर Z1 है, इसका एटॉमिक नंबर Z2 है, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो दोनों में है वो क्या है, सेम है। तो अगर आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करें तो वो दो अगर सेम होगा तो Z1 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स A1 आएगा और Z2 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स A2 आएगा। तो इसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइसोबार्स, the nucleus with the same mass number but different atomic number are called isobars. The nucleus with the same mass number, है ना, isobars लिख लें आप, isobars, ठीक है। The nucleus with the same mass number but different atomic number are called isobars. Atomic number जो है वो different है लेकिन mass number same है। जैसे X atomic number is different, Z2 एंड मास नंबर इज सेम। तो ए दोनों का सेम होगा लेकिन जो मास नंबर दोनों एटॉमिक नंबर दोनों का जो है वो डिफरेंट है, लेकिन मास नंबर दोनों का क्या होगा, सेम होगा। उसको हम क्या कहेंगे, आइसोबार्स कहेंगे। क्लियर है ना, नोट डाउन कर लें इसको। नेक्स्ट साइज ऑफ न्यूक्लियस। देखिए याद रखिएगा जो एटम की साइज़ होती है ना वो न्यूक्लियस के साइज़ से बहुत बड़ी होती है। न्यूक्लियस की साइज़ जो होती है सेंटर में बहुत कम होती है। अगर मैं एटम के साइज़ की बात करूं तो जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड उनकी रेडियस जो होती है वो न्यूक्लियस के रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है ना। लिखिए साइज़ ऑफ न्यूक्लियस, इसकी जो ऑर्डर होती है, इसकी जो साइज़ होती है वो 10⁻⁻15 की ऑर्डर की होती है। 10⁻⁻15 मीटर, है ना, जिसको हम फर्मी कहते हैं, इस ऑर्डर की होती है, ठीक है। और जो रेडियस होती है न्यूक्लियस की वो होती है R0 8⁻⁻⁰, वेयर R0 इज 1.1 इंटू
10⁻⁻15 मीटर, ये कांस्टेंट है आर नॉट, है ना। तो आप देख सकते हैं कि रेडियस जो है प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर 1/3 के, है ना, 1/3 ए के प्रोपोर्शनल होती है। ए इज द एटॉमिक नंबर, ठीक है, ए इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम, है ना। चलिए, जैसे ये न्यूक्लियस है, इसके रेडियस आर है, तो न्यूक्लियस की जो वॉल्यूम होगी वो आप जानते हैं कि 4/3 पाई आर क्यूब होगी। और इसका जो मास होगा, मास, जैसे इसके एटॉमिक नंबर ए है, तो आप मास को नियरली इक्वल टू, है ना, ए इंटू मास ऑफ प्रोटोन ले सकते हैं। आप ए इंटू मास ऑफ प्रोटोन ले सकते हैं। है ना, मैं नियरली मान रहा हूँ कि मास ऑफ प्रोटोन और जो मास ऑफ प्रोटोन है और मास ऑफ न्यूट्रॉन है वो नियरली इक्वल है। या आप ऐसा कर सकते हैं कि 1 AMU AMU भी आप ले सकते हैं, ठीक है। मैं अभी MP ले लेता हूँ, ठीक है, MP ले लिया मैंने। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं डेंसिटी निकालूँ, डेंसिटी, तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। मास होगा A इंटू MP डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो जाएगा A इंटू MP डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब होगा आर नॉट का होल क्यूब, और ये A और ये कैंसिल हो गया, 3MP अपॉन 4 पाई आर नॉट का होल क्यूब। तो आप देख सकते हैं कि 3 कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, MP मास ऑफ प्रोटॉन कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, आर नॉट कांस्टेंट है। तो डेंसिटी, कोई भी एटम हो, अगर आपसे कोई पूछे कि आयरन का और गोल्ड का किसका न्यूक्लियस ज़्यादा डेंसर होगा, तो आप कहेंगे कि दोनों की जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी, सेम होगी। मैं सिर्फ न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ, याद रखिएगा, सिर्फ किसकी बात हो रही है, न्यूक्लियस की। मैं मेटल की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो डेंसिटी होती है वो हर, जो कोई भी एटम हो, न्यूक्लियस जो होगी उसकी डेंसिटी सेम होगी। जब इसकी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3 इंटू, यह आएगा डेंसिटी इज इक्वल टू 3 इंटू मास ऑफ प्रोटोन, मास ऑफ प्रोटोन इज 1.67 इंटू 10⁻⁻27 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3.14 वैल्यू ऑफ पाई इंटू आर नॉट होल क्यूब। आर नॉट होल क्यूब इज 1.1 इंटू 10⁻⁻15 का होल क्यूब। तो यू विल गेट डेंसिटी एज 3 इंटू 10⁻7 3 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। तो देख सकते हैं कितनी हाई डेंसिटी है इसकी। न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है वो बहुत हाई होती है, और हर इसके लिए, हर मेटल के लिए, हर एटम के लिए जो न्यूक्लियस की डेंसिटी होती है वो क्या होती है, सेम होती है। क्लियर? चलिए इसको नोट डाउन कर लें आप, है ना। एक दो बहुत ही आसान से सवाल कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। पहला, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ जर्मेनियम 70 GE70, ठीक है। अच्छा, आप जानते हैं कि रेडियस जो होती है वो आर नॉट A टू द पावर 1/3, आर नॉट 1.1 इंटू 10⁻⁻15 A टू द पावर, A इज़ व्हाट, 70 टू द पावर 1/3। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपके पास जो आंसर होगा वो 4.53, मतलब 4.53 इंटू 10⁻⁻15, इसको 4.53 फर्मी भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। जो भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको पहले आप अटेम्प्ट करें, फिर आप उसको ना सॉल्यूशन चेक करें, है ना। पहले बिना अटेम्प्ट किए सॉल्यूशन देखेंगे तो बिल्कुल कंप्लीट वेस्ट होगा ये, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप ये लिखें कि फाइंड द इंटरेक्शन एनर्जी, फाइंड द इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन टू प्रोटॉन्स inside the carbon nucleus, one at the center and one at the edge of the nucleus, ठीक है। यहाँ पे एक प्रोटॉन है और यहाँ पे एक प्रोटॉन है, इन दोनों के बीच में आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। आप पोटेंशियल एनर्जी जानते हैं, KQ1 Q2 अपॉन R, ये रेडियस R है, ठीक है। अब हमें रेडियस की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं रेडियस की बात करूं तो रेडियस जो होगा R इज इक्वल टू, वो होगा आर नॉट A टू द पावर 1/3, आर नॉट 1.1 इंटू 10⁻⁻15 A कार्बन 12 1/3, ठीक है। तो यहाँ से जब आप वैल्यू निकालेंगे ना R की, ठीक है, यहाँ से जब R की वैल्यू आप निकालेंगे तो वो आएगा 2.52 फर्मी के बराबर,
2.52 फर्मी के बराबर, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी जानते हैं आप, Q1 Q2 अपन आर, ये होगा 9 इंटू 10⁻9 Q1, 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 1 होल स्क्वायर कर देता हूँ अपर आर 2.52। तो जो आंसर आपके पास आएगा ना, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 5.1। अगर मैं जूल की बात करूँ तो जूल में जो मेरे पास आंसर है वो है 8.2 इंटू 10⁻12 जूल, 8.2 इंटू 10⁻12 जूल के बराबर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए, आप मास एनर्जी कन्वर्शन आपने फॉर्मूला देख रखा होगा, है ना। अगर हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट करें तो एनर्जी रिलीज जो होता है वो डेल एम इंटू सी स्क्वायर होता है, ठीक है। आप जानते हैं इस चीज़ को, है ना, आइंस्टाइन ने ये दिया था फॉर्मूला हम लोगों को, है ना, डेल एम इंटू सी स्क्वायर। अब मैं मास डिफेक्ट के बारे में बात करने वाला हूं, ठीक है। मास डिफेक्ट क्या चीज़ होती है, तो मास डिफेक्ट को देखने से पहले मैं ये फॉर्मूला बता रहा हूँ, E इज इक्वल टू डेल एम इंटू सी स्क्वायर। अगर मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट करें तो अगर डेल एम मास होगा तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है। मैं एक काम करता हूँ, 1 AMU को मैं देखता हूँ कि 1 AMU अगर डेल एम होगा, चेंज इन मास होगा, तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, ये हम लोग देख लेते हैं। E इज इक्वल टू डेल एम, आप जानते हैं कि मास जो होती है 1 AMU की वो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 होती है इंटू सी स्क्वायर। सी स्क्वायर इज 8 इंटू, ठीक है, आप जानते हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसका होल स्क्वायर। ये जो एनर्जी आपको मिलेगी वो जूल में मिलेगी, है ना। इसको आप अगर आप जानते हैं जूल, 1 जूल को आप अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर कन्वर्ट करें, ठीक है, 1 जूल जो है वो 1 वोल्ट इंटू 1 कूलम होता है, ठीक है। तो आप अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें तो 1 कूलम आप जानते हैं 1 वोल्ट इंटू 1 कूलम होता है ये, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10⁻19, ये हो गया इलेक्ट्रॉन इंटू वोल्ट, है ना। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका मतलब होगा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम इंटू वोल्ट। कूलम इंटू वोल्ट आप जानते हैं जूल होता है, तो ये जूल, है ना। तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो हमें आंसर मिल रहा है ये वाला आंसर वो जूल्स में, क्योंकि सारी वैल्यूज़ हमने इसमें सब्स्टिट्यूट की हैं, है ना। सारी वैल्यूज़ जो हैं वो हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट जो की हैं वो की हैं SI यूनिट में, तो जूल्स में मिलेगा, है ना। तो इतना जूल्स, दिस मच ऑफ जूल, ठीक है। तो इसे मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए इसे मुझे किससे डिवाइड करना होगा, 1.6 ये जूल्स में अगर है तो इसको डिवाइड करना होगा, तो एनर्जी जो आएगी हमारे पास वो आएगी 1.66 इंटू 10⁻27 इंटू 3 इंटू 10⁸ होल स्क्वायर अपॉन, ठीक है, अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 931.478 MEV के बराबर ये एनर्जी आएगी आपके पास, ठीक है। तो 1 AMU इंटू सी स्क्वायर, मैंने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दिया है, 10⁻6 आएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 931.5 MEV। तो आप 1 AMU को लिख सकते हैं 931.5 अपॉन सी स्क्वायर MEV, है ना। 931.5 MEV अपॉन सी स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं 1 AMU की वैल्यू। अगर एनर्जी आप 1 AMU को अगर आप कन्वर्ट करें एनर्जी में तो 931.5 MEV आपको एनर्जी मिलेगी। क्लियर? देखिए, अगर मैं किसी भी न्यूक्लियस की बात करूं तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं, है ना, प्रोटॉन्स होते हैं, और कायदे से प्रोटॉन्स को स्टेबल होना नहीं चाहिए, है ना। रिपल्सिव फोर्स होता है। हम स्टेबिलिटी की और बात करेंगे फोर्स के टर्म्स में, आगे हम बात करेंगे, है ना। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि जब आप न्यूट्रॉन्स को देखिए, स्टेबल होता है, कोई भी चीज़ स्टेबिलिटी रीच करने के लिए एनर्जी रिलीज करती है। जैसे मान लीजिए मैंने पेन को छोड़ा, ठीक है, तो स्टेबिलिटी को रीच होने के लिए ये पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे इसकी कम होगी, है ना। पोटेंशियल एनर्जी इसकी धीरे धीरे क्या होती है, कम होती है। अगर आप कोई भी चीज़ अगर कोई सिस्टम है वो अगर
स्टेबिलिटी रीच हो रही है तो वो अपनी एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी को कम करती है। अब ये देखिए, अगर मान लीजिए हम किसी न्यूक्लियस की बात करें तो उस जैसे मान लीजिए ये x है a z, तो इसमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, है ना, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो होंगे z, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होंगे वो a होंगे। मैं सिर्फ न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ, इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी बात मैं बिल्कुल नहीं कर रहा। तो इसमें z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की जो संख्या होगी, देखिए mn, एक न्यूट्रॉन का मास मान लीजिए mn है, तो इसमें a माइनस जेड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, और मान लीजिए नंबर ऑफ मास प्रोटॉन का mp है तो z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। तो एक्चुअली इसका जो मास होना चाहिए था न्यूक्लियस का, वो मास जो होना चाहिए था वो होना चाहिए था जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन, ये होना चाहिए था। लेकिन अगर आप इसका एक्चुअल मास देखेंगे ना, है ना, जब आप इसका एक्चुअल मास निकालेंगे तो वो कम आता है, ठीक है। इसका जो एक्चुअल मास होता है वो होता है, ये है एम एक्सपेक्टेड, ये है, और एम एक्चुअल जो है वो होता है मास ऑफ एटम माइनस, ठीक है, माइनस। देखिए अगर हम एटम के मास की बात करें, है ना, तो उसमें इलेक्ट्रॉन के भी मास होते हैं। अब एटम का मास निकाल सकते हैं, जैसे आप एक मोल का निकाल लिया आपने और 6.7, आप जानते हैं कि मोल नंबर से आप डिवाइड कर देंगे तो एक एटम का मास आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो एक एटम में न्यूक्लियस का मास तो आता ही है ना, और जेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाते हैं। तो आप अगर m एटम्स में से z नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की को अगर आप घटा दें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो आपको m एक्चुअल मिल जाएगा, न्यूक्लियस का मास मिल जाएगा। जो एटम है वो न्यूक्लियस प्लस उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो न्यूक्लियस के मास की बात करें तो आप एटम के मास में से आप अगर z नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के मास को घटा दें तो आपको क्या मिलेगा, m एक्चुअल मिल जाएगा। तो डेल m, मास डिफेक्ट इज इक्वल टू, है ना, मास डिफेक्ट जो होगा वो एक्सपेक्टेड मास, है ना, ये ज़्यादा होता है, ठीक है, ये ज़्यादा होता है। ये इसलिए ज़्यादा होता है, आप ध्यान से सुनिएगा, जब आप प्रोटॉन्स जो हैं एक जगह जब कलेक्ट होंगे, स्टेबिलिटी को रीच करेंगे, तो करते क्या है, स्टेबिलिटी रीच करने के लिए उनको एनर्जी रिलीज़ करनी होगी। कोई भी अगर सिस्टम अगर स्टेबल बनना चाहता है तो उसको एनर्जी रिलीज़ करनी होगी, है ना। तो करता क्या, वो अपने मास को कम कर लेता है, ठीक है, और जो डेलम होता है वो उसको एनर्जी में रिलीज़ कर देता है, डेलम इंटू सी स्क्वायर से। तो मास कम हो गई उसकी, जब वो नज़दीक आते हैं, है ना, जब न्यूक्लियस बनता है, ठीक है, तो अपने मास को वो कम कर लेते हैं, और जो डेलम है वो एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हो जाती है, एनर्जी रिलीज करके वो स्टेबिलिटी को रीच होते हैं, है ना। तो डेलम जो होगा वो m एक्सपेक्टेड माइनस m एक्चुअल होगा। अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं, ठीक है, तो आपके पास जो आएगा वो आएगा, अगर आप ध्यान से देखें तो जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन माइनस m एटम माइनस जेड एम ई, ठीक है, जेड एम ई। अब ये प्लस में आ जाएगा, ठीक है, माइनस m एटम प्लस जेड एम ई। मैं इस जेड एम ई को यहाँ लेके चला जाता हूँ, जेड एम पी प्लस एम ई प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन माइनस m एटम माइनस m एटम, ठीक है। अब इसको देखिएगा, जेड एम पी प्लस एम ई, है ना, जेड एम पी प्लस एम ई। आप अगर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के मास की बात करें, अब जानते हैं कि हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन, उसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो आप इसको हाइड्रोजन एटम भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा जेड एच वन प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम एटम, ठीक है, एम एटम। देखिए इससे आप मास डिफेक्ट निकाल सकते हैं, है ना, और कितनी एनर्जी रिलीज हुई वो आप निकाल सकते हैं डेल एम इंटू सी स्क्वायर से, कि कितनी एनर्जी जो है वो रिलीज हुई। क्लियर, न्यूक्लियस के फॉर्मेशन में कितनी एनर्जी रिलीज हुई आप इससे आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखिए बाइंडिंग एनर्जी। इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, और
एक दूसरा डेफिनेशन भी लिख लीजिए, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, amount of energy released during the formation of nucleus by its constituent particles and bringing them from infinite separation इसको हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। देखिएगा, जैसे कोई न्यूक्लियस फॉर्मेशन हुई, इसमें प्रोटॉन्स हैं, इसमें न्यूट्रॉन्स हैं, है ना। अभी तुरंत हम लोगों की बातचीत हुई है कि जब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स असेंबल होते हैं, ठीक है, तो कुछ मास कम होती है ना, और वो जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है, और उतनी ही एनर्जी रिलीज्ड होती है। तो अगर हम सेकंड डेफिनेशन पे जाएं तो इसके फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज हुई वो डेल एम इंटू सी स्क्वायर होगी, तो बाइंडिंग एनर्जी जो होगी वो डेल एम इंटू सी स्क्वायर होगी, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट को मैं उतनी ही सेपरेशन पे, इनफाइनाइट सेपरेशन पे फिर से लेके जाऊँ, तो जितनी एनर्जी इसने रिलीज़ करी है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये पेन यहाँ से यहाँ आया, इसने एनर्जी रिलीज़ करी, कम की अपनी पोटेंशियल एनर्जी, मैं चाहता हूँ कि फिर से ये यहीं पहुँच जाए, तो मुझे जितनी डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगी उतनी देनी होगी। तो बाइंडिंग एनर्जी मुझे जो इसको कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में तोड़ने के लिए जो मुझे बाइंडिंग एनर्जी, इसको जो एनर्जी देनी होगी वो इतनी एनर्जी देनी होगी। तो बाइंडिंग एनर्जी इज़ व्हाट, डेल एम इंटू सी स्क्वायर, डेल एम इज़ व्हाट, मास डिफेक्ट, है ना, इंटू सी स्क्वायर, यू नो वेलोसिटी, सी इज़ व्हाट, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, किसी भी न्यूक्लियस के स्टेबिलिटी में बाइंडिंग एनर्जी इंपॉर्टेंट नहीं होता, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसमें 10 न्यूक्लियन हैं, ठीक है, इसमें मान लीजिए 10 न्यूक्लियन हैं, ठीक है, या मान लीजिए इसमें 6 न्यूक्लियन है ना, और इसकी बाइंडिंग एनर्जी 100 है, तो आपको 100 देना होगा इनको सबको सेपरेट करने के लिए, है ना। 100 मान लीजिए 100 MeV है, तो 100 आपको देना होगा इन सबको सेपरेट करने के लिए। लेकिन एक को सेपरेट करने के लिए जो आपको एनर्जी देनी होगी ना, वो 100/6 देनी होगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए 2 न्यूक्लियन है, इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी, ऐसे ही मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, रियल डेटा नहीं है, ये मान लीजिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, इसमें 2 न्यूक्लियन है, ठीक है। तो इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है मान लीजिए 50 है और इसकी बाइंडिंग एनर्जी 100 है। अगर मान लीजिए इसकी हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की बात करें तो 100/6 आएगा, जो कि 50/3 है। और इसकी जो अगर हम बात करें, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की बाई 2, तो ये 25 जूल्स आएगा। अब देख सकते हैं कि इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो कम है, तो मुझे कम एनर्जी देनी होगी एक न्यूट्रॉन को। जैसे मुझे एक न्यूक्लियन को बाहर निकालना है, तोड़ना है, ठीक है, तो मुझे कम एनर्जी यहाँ पे देनी होगी, है ना। तो ये कम स्टेबल है और ये जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूएंट को तोड़ने के लिए मुझे कितनी एनर्जी देनी होगी, 25 जूल्स देनी होगी, ठीक है। तो इट इज़ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विच डिसाइड्स द न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, इट इज़ नॉट द बाइंडिंग एनर्जी विच डिसाइड्स द stability. More is the binding energy per nucleon, more stable will be the nucleus, more stable will be the nucleus. Clear? चलिए देखिए, ये आपको एक डेटा दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर, है ना, एंड बाइंडिंग एनर्जी MeV का, है ना। लिखिए, फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल अबाउट थ्री न्यूक्लियाई, फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल विथ 3 न्यूक्लियाई P, Q and R. Arrange them in decreasing order of their stability. Arrange them in decreasing order of their stability. ठीक है। तो देखिए, मैं सबसे पहले इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालता हूँ। तो इसकी जो P के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आएगा, है ना, पर न्यूक्लियन आएगा, वो इसके लिए 100/10 आएगा। इसके लिए सेकंड के लिए 60/5 12 होगा, और इसके लिए 11 होगा। तो आप देख सकते हैं कि जो Q है ना वो मोस्ट स्टेबल है और जो P है वो लीस्ट स्टेबल है, ठीक है। तो डिक्रीजिंग था या डिक्रीजिंग था, तो Q जो होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, और उसके बाद R होगा, और सबसे जो लीस्ट स्टेबल होगा वो P होगा। क्लियर है ना। नेक्स्ट अच्छा, जब भी मैं सवाल दे रहा हूँ मैं फिर से रिपीट करूँगा कि आप पहले खुद अटेम्प्ट करें और फिर सॉल्यूशन चेक करें। लिखिए, ए न्यूक्लियस हैज़ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 100 MeV. A nucleus has binding energy of 100 MeV. It further releases 100 MeV energy. It further releases 100 MeV energy. Find the new binding energy of the nucleus. Find the new binding energy of the nucleus. ठीक है, देखिए न्यूक्लियस है, बाइंडिंग एनर्जी इसकी 100 MeV
है ना, मतलब 100 MeV इसको देना होगा आपको इसको तोड़ने के लिए, ठीक है। अच्छा, इसने 10 और रिलीज कर दी, तो 10 इसने और रिलीज कर दी, अगर इसने एनर्जी रिलीज करी तो ये और स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो आपको एनर्जी देनी होगी इसको ब्रेक करने के लिए वो 110 MeV देनी होगी, तो ये और स्टेबल बन जाएगा। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, ए न्यूक्लियर रिएक्शन इज गिवन बाई A plus B is equal to C plus D. A plus B is equal to C plus D. Binding energy of A, B, C and D are given as B1, B2, B3 and B4 respectively. Binding energy of A, B, C, D are given as B1, B2, B3 and B4 respectively. Then find the energy released in the reaction. ये जो रिएक्शन हो रही है उसमें हमको एनर्जी रिलीज निकालनी है। अब ध्यान से देखिएगा, ए और बी को हमने तोड़ा और सी और डी की फॉर्मेशन हुई। ए और बी को तोड़ने के लिए हमने जो एनर्जी दिया, हमें एनर्जी देनी होगी, दिया, वो हमने दिया B1 प्लस B2, और एनर्जी जो रिलीज हुई है ना, जो रिलीज हुई वो रिलीज हुई B3 प्लस B4। हमने जो एनर्जी दिया वो B1 प्लस B2 है ना, इन दोनों को तोड़ने के लिए, और जो एनर्जी रिलीज हुई वो B3 प्लस B4 रिलीज हुई। अब आप जानते हैं कि ये रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब रियल एनर्जी रिलीज ज़्यादा हो, है ना, और एनर्जी जो एब्जॉर्ब हो वो कम हो। तो नेट एनर्जी रिलीज जो होगी वो होगी B3 प्लस B4 माइनस B1 प्लस B2 के बराबर, ठीक है। दिस इज नेट एनर्जी रिलीज्ड। क्लियर है, नोट डाउन कर ले इसको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। लिखिए, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। मास ऑफ H11 is equal to 1.007826 AMU में दिया हुआ है ना। मास ऑफ न्यूट्रॉन is equal to 1.008665 AMU, and mass of helium atom is equal to 4.00260 AMU, ठीक है। ये डेटा आपको दिए हुए हैं, तो आपको निकालना बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करा था। अब जानते हैं, है ना, He हीलियम 4 ये Z है, Z। तो डेलम जो आया था हमारे पास वो आया था ZH11 प्लस A माइनस Z इंटू Mn माइनस M एटम, ठीक है। तो यहाँ से Z की वैल्यू 2 है, 2 इंटू 1.007826 प्लस A माइनस Z 2 इंटू 1.008665 माइनस 4.00260, ठीक है। तो जब इसकी वैल्यू आप निकालेंगे ना, ठीक है, तो ये आएगा 0.03038 AMU, ठीक है। अच्छा, आप जानते हैं कि 1 AMU हम लोग थोड़ी देर पहले निकाल चुके हैं कि आप 1 AMU को अगर इसमें कन्वर्ट करते हैं, MEV में अगर निकालते हैं तो 931.5 MEV आता है। तो अगर आप डेलम की बात करें तो इतनी डेलम इसकी हो गई, तो एनर्जी रिलीज जो होगा डेल्टा E वो होगा दिस इंटू, ठीक है, 0.03038 इंटू 931 MEV के बराबर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 28.3 MEV के बराबर। क्लियर, 28.3 MEV के बराबर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। खुद अटेम्प्ट करना है आपको। लेकिन फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ Fe 5626 फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ Fe 5626, है ना। जो डेटा दी हुई है आपको, है ना, Fe
इसका मास, एटॉमिक मास है ना, एटॉमिक मास है 55.9349, 55.9349 AMU. H1 mass of hydrogen atom is equal to 1.00783 AMU. और मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मास दिया हुआ है दैट इज 1.00867 AMU. ठीक है, ये वैल्यूज आपको दी हुई है, आपको बाइंडिंग एनर्जी ऑफ Fe निकालना है. ठीक है, देखिए तुरंत हम लोग देख चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले, डेल एम इज इक्वल टू है ना जेड H11 प्लस ए माइनस जेड इंटू एम पी माइनस जेड Fe एटम है ना, Fe मास ऑफ Fe एटम. ठीक है, एम Fe लिख देता हूँ मैं, दैट इज इक्वल टू जेड जो है 26 है, तो 26 इंटू 1.007839 प्लस ए माइनस जेड 56 इंटू -26 इज 30 इंटू एम पी इज मास ऑफ प्रोटॉन है ना, मास ऑफ न्यूट्रॉन आएगा यहाँ पे है ना, तो 30 इंटू 1.00867 माइनस 55.9349. मेरे पास जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, डेल एम की जो वैल्यू है मेरे पास वो है दिस इक्वल टू 0.52878 AMU. तो इसको अगर आप MEV में कन्वर्ट करें तो डायरेक्ट 931 अगर एनर्जी की बात करें तो 931.5 कर दें इसको, तो ये जो वैल्यू आएगी आपके पास वो आएगी 492 MEV, 492 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर. क्लियर? ठीक है.